नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव है और मैं चित्रांश स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। है दौर अभी असफलता की, क्या हुई सफलता नहीं मिली। है दौर अभी असफलता की, क्या हुई सफलता नहीं मिली। हम हरसों जोर लगाएंगे और कुछ बनकर दिखलाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, जिससे अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका एग्जाम 14 फरवरी से होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे प्रकाश, किरण पुंज, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब प्रकार, दर्पण प्रकार और आवर्तन आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रकाश से। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका उपयोग हम किसी वस्तु को देखने के लिए करते हैं। प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंगदैर्घ्य होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब प्रकाश के प्रकार के बारे में आपको बताना चाहूंगा। प्रकाश एक मानव निर्मित होता है और एक प्रकृति प्रदत्त होता है। ये सब प्रकाश के स्रोत हैं। प्रकाश कैसे आता है, कहाँ से आता है? तो प्रकृति प्रदत्त स्रोत का उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, जैसे सूर्य, जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया, तारे, भगजोगनी इत्यादि। वहीं आप मानव निर्मित की बात करते हैं तो ट्यूबलाइट, बल्ब, डिबिया, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। प्रकाश स्रोत कहने का मतलब जहां से प्रकाश निकलता है। ठीक है। अब आता है वस्तु। दो प्रकार की वस्तुएं होती है। एक वैसी वस्तु जो प्रकाश देती है, उत्पन्न करती है, उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और एक ऐसी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाती है, उसे हम अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं के उदाहरण हैं। और अप्रदीप्त वस्तु के उदाहरण हो जाएंगे कुर्सी, टेबल, जैकेट, मार्कर, ये सब जिससे प्रकाश नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक आता है प्रकाश। एक और प्रश्न है, प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के किरण पुंज। किरण क्या होता है? देखिए, एक बिंदु से अगर ये प्रकाश निकलकर ऐसे फैलते चला जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं किरण। और किरणों के समूह को ही क्या बोलते हैं हम लोग? किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। तो ये जो किरण पुंज होता है ना, इसके तीन प्रकार है। इसके तीन प्रकार है। एक है अभिसारी। अब आता है वस्तु, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी का मतलब जिसके आप आर पार देख सके, जैसे पानी, बिना कलई किया हुआ शीशा इत्यादि। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार आप नहीं देख सके। तो आप दीवाल, मिट्टी, दूध, इसके आर पार नहीं देख सकते। और पारभासी कहने का मतलब होता है जिससे एकदम प्रकाश का थोड़ा भाग ही निकल सके, जैसे तेल लगा हुआ कागज इत्यादि। ठीक है। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है? किसी वस्तु से प्रकाश के टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर किसी वस्तु से प्रकाश टकरा कर वापस चला आता है तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है और दूसरा हम चित्र द्वारा बताना चाहेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। देखिए, आपतित किरण
परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। चित्र द्वारा कैसे? जैसे एक छोटा सा मैं आपको चित्र दिखाना चाहूंगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण। आपतन बिंदु ये हो गया, इस पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा, ये जो आपतन कोण आई होता है वो परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। याद हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अब हम आपको ले चलते हैं, ये VVI क्वेश्चन सब है। और प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है ना, उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत यानी किसी प्रकाश स्रोत हो जाए से प्रकाश जब आता है और परावर्तित होता है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होता है ना, उसको हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। ध्यान से देखिएगा। प्रतिबिंब पहला होता है वास्तविक, दूसरा होता है काल्पनिक। काल्पनिक का दूसरा नाम होता है आभासी। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, वो उल्टा होता है और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। जहां भी वास्तविक है वो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और काल्पनिक होगा या आभासी होगा वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते हैं। इसे डॉट डॉट में दर्शाया जाता है, इसको स्ट्रेट लाइन में दर्शाया जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आता है दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसके परावर्तक सतहों को कलई किया जाता है। ये गोलीय दर्पण है। अगर इसमें आप अंदर से कलई कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, और बाहर से कलई कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है अवतल दर्पण। ठीक है? इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं ध्रुव P, इसको बोलते हैं F फोकस। P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी छोटा f कहते हैं। P और C वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी r कहते हैं, या मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है? अब बात तो यहां आता है कि ये जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसका अंतर भी बार बार देखने को मिलता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो मैं आपको बताता हूं, एकदम ये ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है आते हैं परीक्षा में। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण को बाहर से कलई किया जाता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाहर से कलई किया जाता है यानी रजतित किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को भीतर से कलई किया जाता है। ठीक है? अवतल दर्पण जो होता है उसमें किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा, वास्तविक जहां भी होगा वहां उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तथा वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, तथा मेन इंपॉर्टेंट है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है।
वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वहीं आप उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक, और काल्पनिक होगा तो सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, इसकी फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक करने का मतलब माइनस होती है। जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r धनात्मक होता है। ठीक है। तो अवतल दर्पण को बाहर से रस्तित किया जाता है, रंगा जाता है। उत्तल दर्पण को भीतर से रस्तित किया जाता है। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिस पर वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। जैसे ही वास्तविक प्रतिबिंब बोल दे तो आपके मन में आना चाहिए वास्तविक है तो सर ने बताया उल्टा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक होगा या आभासी होगा तो सीधा प्रतिबिंब होगा। मतलब अवतल दर्पण पर दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा। और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा। इसीलिए इसका उपयोग हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देता है, जिससे शेविंग करते समय हमारा जो फेस है वो बड़ा हो जाता है और कट नहीं पाता है। ठीक है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का हमेशा काल्पनिक बनेगा, हमेशा काल्पनिक और सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा बनने के कारण ही इसका उपयोग साइड मिरर यानी पश्च वरीयता में होता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। वहीं आप एक और दर्पण समतल दर्पण की बात करें तो ये आपका समतल दर्पण हो गया। ठीक है। दूसरा, इसमें भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक यानी सीधा, काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी भी है। तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तीसरा, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, पार्श्विक उल्टा बनता है। चौथा, समतल दर्पण की विशेषताएं क्या है? वस्तु दर्पण से जितना दूर रहेगा उतना ही दूर उसका प्रतिबिंब रहता है। मतलब वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। अब हम इसका उपयोग जानेंगे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण का क्या उपयोग होता है। उपयोग, अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग आपका हो जाता है हजामती दर्पण, हजामती दर्पण के रूप में, यानी दाढ़ी बनाने के दर्पण के। दूसरा, गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में, सौर कुकर में। चौथा, सौर भट्ठी में, भट्ठी में रोगियों के आंख, नाक, कान के जांच में इसका उपयोग होता है। वहीं उत्तल का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, जिसको पश्च वरीयता कहते हैं। दूसरा, विद्युत लैंप के
परावर्तक सतह में इसका उपयोग होता है। आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। वो v/u होता है। अगर आवर्धन माइनस में है तो इसका मतलब है कि उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा, और उल्टा जैसे ही बनेगा वो वास्तविक हो जाएगा, और वास्तविक होगा तो वो अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। अगर आवर्धन प्लस में है, जैसे आवर्धन प्लस है, तो क्या हो जाएगा, वो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और सीधा जैसे बनेगा ना वो उत्तल दर्पण का हो जाएगा और काल्पनिक बनेगा। ठीक है। तो आइए अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव करते हैं। सबसे पहले प्रश्न मैंने जितना पढ़ाया हूं मैं उससे ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं कि दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है। तो अभी मैंने आपको बताया दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्च लाइट जो होता है उसके परावर्तक सतह के रूप में किसका उपयोग होता है। तो सर्च लाइट के परावर्तक सतह के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में शून्य जिसको बोलते हैं उसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि परावर्तन के नियम में क्या निर्धारित है। तो परावर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हजामती दर्पण के रूप में किसका इस्तेमाल होता है। तो हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के दो नियम हैं। दर्पण में फोकस 1 होता है और लेंस में फोकस 2 होता है। दर्पण में फोकस 1 होता है, लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। अब क्वेश्चन है कि ऐसे दर्पण का नाम बताएं इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन दे दिया है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। आपको बताना है ए और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण भी और समतल दर्पण। इसी में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि काल्पनिक प्रतिबिंब किन में बनता है, तो अवतल में भी बनता है, उत्तल में भी बनता है, समतल में बनता है। लेकिन वास्तविक सिर्फ किस में बनता है, अवतल दर्पण में ही बनता है। ठीक है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी होता है। दूसरा बात, वस्तु के बराबर होता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो वस्तु से बड़ा होता है। आपके सामने 3 शीशा लगा हो, ठीक है। तीनों को बिना छुए आप कैसे बता सकते हैं कि कौन अवतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है, तो कौन समतल। तो अवतल के सामने जाइए, तीनों दर्पण के सामने जाइए। अगर किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो अवतल होगा, छोटा बन रहा है तो उत्तल होगा, और वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान बन रहा है तो वो समतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न आ रहा है अगला कि मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण क्या होता है, किसका बना होता है। तो उत्तल दर्पण का बना होता है, यानी पश्चवरीयता। तेल लगा कागज क्या होता है। तो तेल लगा कागज आपका होता है पारभा। 3 में आपको बताया ना, अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, तो पारभासी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन A बराबर R/2 किसके लिए सत्य है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, A और B दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में F बराबर R/2 सत्यापित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता किस में होती है। तो देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है ना वो धनात्मक होगी, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो। दोनों में जो जिसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है, और अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों माइनस में होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। तो मैं बताया हूं अभी आपको कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है।
तो इस तरीके से आपका ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, मानव नेत्र के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।